हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। टाइटल सुन के ही आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली मतलब क्या है। तो इनके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन बच्चन जी के पिताजी हैं, जो एक कवि और लेखक थे। उनकी पत्नी श्यामा, जो उनकी पत्नी होने के साथ साथ एक मित्र रही है, और अपना दुख किस प्रकार उन्होंने बांटा था ये पूरा बखूबी है इस चैप्टर में दिया गया है। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। श्यामा जो उनकी पत्नी का नाम है, और ये आत्मकथा अंश है। आत्मकथा अंश माने कि खुद की लिखी हुई स्टोरी या कहानी। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानेंगे। हरिवंश राय जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में तथा निधन सन 2003 में माना जाता है। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। विपुल मात्रा में यानी कि बहुत सारी विधाओं के बारे में और साहित्य में लिखा है, सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी, यानी कि अलग अलग रूप से उन्होंने कार्य किया। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। प्रेस में नौकरी करना यानी पुस्तक जहाँ छपी जाती है वह। आगे देखा जाए तो मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। आज भी हरिवंश राय जी को जब बच्चन जी याद करते हैं तब वो भी मधुशाला के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बखूबी वो गा लेते हैं और उनको याद करते हैं। आगे देखा जाए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पैट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की थी, यानी कि वो पीएचडी भी कर चुके थे। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया। अप्रतिम यानी कभी भी भूला ना जा सके ऐसा। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, यानी कि अलग अलग पुरस्कार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। आगे देखा जाए तो तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है, यानी कि ये बहुत ही फेमस पंक्तियाँ मानी जाती हैं। उनकी विधाओं के बारे में माना जाए तो मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनकी सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था। यहाँ प्रथम पत्नी यानी कि उनकी दूसरी भी पत्नी थी, क्योंकि चैप्टर के अंत में श्यामा की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद शायद बच्चन जी ने दूसरी शादी की होगी, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ली गई थी। यानी कि भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि एक पति का दुख पत्नी के लिए असहनीय होता है और पत्नी सेवा करते करते ही अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती और खुद ही बीमार हो जाती है, लेकिन पति को ठीक कर देती है। और अंत में उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है इसका बहुत ही खूबी से बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मकथा में यहाँ लिखा है। आगे देखा जाए तो
बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। यानी कि वो पति भक्ति थी, कर्तव्यपरायण यानी कि कर्तव्य में मानने वाली थी और सच्ची निष्ठावान थी। इसका प्रतीक यानी कि उसके स्वभाव में ये सारे गुण थे। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण में बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्रण भी दे देते हैं। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है और शीर्षक भी विषय वस्तु के अनुसार ही दिया है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। चैप्टर की शुरुआत में देखा जाए तो लेखक ने कहा है कि मैं अपनी बीमारी को दुहराने वालों में न था, दुलारने वालों में न था, अर्थात कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो क्या होता है कि अपनी बीमारी को लेकर बहुत सारी टेंशन रहती है और कोई काम नहीं करता। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। निर्भय माने कि डर नहीं था, यानी कि वो बीमारी से बहुत दुखी थे लेकिन फिर भी निर्भय थे। उनकी बीमारी से भय न था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, यानी कि हमारे शरीर का हम ख्याल नहीं रखते तभी तो हम बीमार हो जाते हैं। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो अपराधी ही है। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए, यानी कि हमारे शरीर को हम खुद ही नहीं संभालेंगे तो ये सबसे बड़े अपराधी हम हैं और हमारे शरीर को ये अपराध यानी कि दंड मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। अर्थात उनका स्वभाव ऐसा था कि जब भी उन्हें सामान्यतः बुखार, सर्दी, सिर दर्द, खांसी रहती तो वो ऐसे ही लेटे नहीं रहते खाट पर, लेकिन अपने आप से ज़्यादा काम लेना मतलब कि वो ज़्यादा काम करने लगते। मुझे भरे बुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों की याद आ जाती, क्योंकि वो ट्यूशन कराते थे। उनको काम की चिंता रहती थी। बुखार की गर्मी और तेज़ी से और मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। यहाँ से ही ये साबित हो जाता है कि लेखक की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर वो मजदूरी यानी कि ट्यूशन नहीं कराते तो शायद पैसे नहीं आते और पैसे नहीं आते तो शायद घर कैसे चलता। इसलिए वो खुद ऐसा मानते थे कि हमारे जैसे गरीब इंसान को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। अर्थात बीमार व्यक्ति है जो अमीर होता है तो वो हरमजदगी माने कि हरामीपन करते हैं। अमीर लोग होते हैं उनको पैसों की कोई कमी नहीं होती, अगर काम नहीं भी करते तो उनको कोई आपत्ति नहीं रहती। इसलिए जो उनके घर काम करने आते हैं गरीब लोग, उनको अपने पीछे लगा देते हैं। नौकरों को अपने पीछे आगे पीछे काम करवाते रहते हैं, उनकी सेवा करवाते रहते हैं। लिखने में तो बहुत ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगा। एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबार देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता हूँ, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। अर्थात कि लेखक का मानना ये था कि मैं जब भी बीमार पड़ा तो ये बुखार मेरे लिए सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक बना, क्योंकि मैं सोचने लगा कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। इसलिए उनके विचार, भाव और कल्पनाओं में और भी उच्छलित यानी कि और भी तेज तीव्रता आ गई और
उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे बुखार आया है तो मैं अध बदा कर नहीं लिखता, यानी कि ऐसे सोच के नहीं लिखने बैठा। हकीकत में मेरा जीवन ऐसा ही है। पर अगर लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था, यानी कि बुखार आने पर मुझे कोई आपत्ति भी नहीं थी। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्तमामुम होते रहते थे। हस्तमामुम यानी कि जैसे नियमित होते हैं वैसे ही होते थे। बुखार की वजह से मैं खाट में पड़ा न रहता था और साथ साथ मेरा जो नियमित काम था उसी टाइम पे वो होता रहता था। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ, यानी कि बुखार भी है और मैं भी हूँ, यानी कि फिर भी काम कर रहा हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। यानी किपलिंग एक इंग्लिश लेखक माना जाता है, राइटर माना जाता है। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब भी मुझे बुखार आता था तो मैं और भी अच्छी कहानियाँ लिखता था, यानी कि फ्रेश हो जाता था और बहुत ज़ोर से उसके विचार चलते थे और जोश के साथ अच्छी कहानियाँ भी लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं शास्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान और सिसिफस परकश हनुमान मैंने प्लूरीसी में भी पड़े पड़े लिखी थी। यानी कि वो जब बीमार हो गए थे, ये बीमारी से पहले जब बीमार हो गए थे तब उन्होंने ये नोबेल पुरस्कार भी ठुकरा दिया था और उसके साथ साथ दो चट्टान और सिसिफस बरकश हनुमान प्लूरीसी में पड़े पड़े, यानी कि उनको जब दांतों की बीमारी हुई थी तब ये पड़े पड़े उन्होंने लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, यानी कि पहले के समय की बात थी जब वो यंग थे, तब बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। यानी कि मैं इतना ध्यान नहीं देता था कि बीमारी मेरे शरीर पर हावी हो जाए, मैं उसको पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। यानी कि हमेशा हमारे विचार ही ऐसे होने चाहिए कि कोई ना कोई काम उसके पीछे पड़ जाओ तो बखूबी से वो पूर्ण हो जाता है। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यानी विश्राम तिवारी का कथन है मार के पीछे भूत भागे, लेकिन उन्होंने यानी कि बच्चन जी ने अपने आप में ये बताया और उसमें प्रयोग सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। यानी काम करो तो बुखार खुद भाग जाता है। आगे देखा जाए तो यह बुखार मामूली न था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झंझोर रहा था। यानी कि 9 महीनों से वो बीमार थे, बुखार था, लेकिन उन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझे दे गया था। यानी कि पहले शांत था और बाद में मालूम पड़ा कि उनको क्या बीमारी थी। यानी कि झटका देना, यानी उस समय हकीकत में मैं सुन नहीं पाया, या तो मेरी बीमारी को सुनकर मैं सह नहीं पाया। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। यानी उस समय स्कूल में नहीं जाते थे, सिर्फ ट्यूशन करवाते थे। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। अगर ट्यूशन नहीं जाते तो आमदनी मानी कि जो पैसे मिलते थे उनकी ज़रूरत थी, इसलिए शरीर का साथ न देते हुए भी वो ट्यूशन कराते थे। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। वो खुद किताबें लिखते थे और किताबें लोगों को बेचते थे। यानी बिक्री नहीं होती थी नियमित रूप से, तो पैसे भी नहीं आते थे। कर्ज सिर पर चढ़े थे, यानी दूसरों के पास उन्होंने जो उधार पैसे लिए थे वो कर्ज चढ़ गया था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता था। यानी कि उस समय बुखार इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि मैं ट्यूशन पर नहीं जा सकता था। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री से 102 के बीच
कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था। यानी उस ज़माने में ऐसे डॉक्टर नहीं मिल जाते थे जो स्पेशलिस्ट थे। जो शौकिया दवा बाटू होम्योपैथिक यानी कि ऐसे ही दवाई दे देते थे और इलाज करते थे। ऐसे मैं कमज़ोर होता जाता था, इसलिए धीमी खांसी के लिए और बुखार ना आए इसके लिए दवा ले आया। कभी कभी सोचता था क्या मुझे तपेदिक हो गया है, तपेदिक माने कि टीबी हो गया है, और एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते से बाहर था क्योंकि वो बहुत महंगा आता था और इतने पैसे शायद वो खर्च नहीं कर पाते। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। सरस्वती यानी कि सच ही बोल दिया, क्योंकि श्यामा हकीकत में लास्ट में उनकी वजह से ही बीमार होती है और मृत्यु को मांग लेती है। और तभी ऐसे ही सरस्वती की वजह से मैं बोल उठा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी, यानी कि जब से मैं बीमार पड़ा था तब से उनकी पत्नी श्यामा जो अपनी बीमारी में बताती भी नहीं थी, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। यानी एक पतिव्रता स्त्री है, श्यामा अपने पति का दुख सह नहीं पाती थी, इसलिए वो किसी को बताती नहीं थी या मेरे आगे व्यक्त नहीं करती थी, लेकिन भीतर ही भीतर अंदर ही अंदर उनको मेरी चिंता रहती थी। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था, वही भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। यानी कि हम अगर हमारे मन को इतना मजबूत बना ले कि मेरे से ये नहीं होगा या होगा, उसी प्रकार उन्हें इच्छा बल से अपने आप को स्वस्थ कर लिया था। इसलिए शायद मेरी चिंता भी कम हो गई थी और मुझे उसकी बीमारी भी न दिखाई देने लगी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े बीमार होने पर भी लेखक सामान्य रूप से काम करते रहते थे। और गर्मी का मौसम था और छुट्टियों के दिन थे, उसी समय सिर्फ ट्यूशन कराते थे, स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए कम मेहनत में या थकान नहीं लगती थी, इसलिए वो सामान्य रूप से काम कर लेते थे, लेकिन थोड़े दुबले पतले भी हो गए थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। यानी कि ये जो डॉक्टर थे इसकी जांच करते थे, और पत्नी श्यामा ने कहा कि मैं दवाई ले आऊं, जांच करवाऊं, रिपोर्ट निकालूं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। टाल मटोल यानी कि मैंने बात को टालने का प्रयत्न किया तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यानी कि जब पत्नी बोलती है तो पति को करना ही पड़ता है। इसलिए उसने बताया कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी, अर्थात मुझे जाना ही पड़ा। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। वैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वैसे बता ही देते हैं कि आपको ये बीमारी है, ये दवाई लिख देता हूँ और आप थोड़े दिन आराम कर दीजिए। तो मुझे भी ऐसा करना पड़ा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। यानी कि उन्होंने जब बता दिया कि क्षय का आक्रमण हुआ है तो मैं चिंतित हो गया कि इतने दिन से मुझे बुखार है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि मुझे क्षय हुआ है। क्या मेरी विदा का समय आ गया? तब भी मैं सोचने लगा कि मैं अब नहीं रहूँगा। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, यानी कि मेरे सामने मेरी मौत आ रही हो और मेरी विदा हो रही है, ऐसे में देखने लगा। बंद लगी होने खुजते ही मेरी जीवन मधुशाला, यानी कि मेरा जीवन समाप्त हो गया, वैसा मैं सोचने लगा। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? यानी मैं खुद ही सोचने लगा कि मैं अब नहीं जीऊँगा, मेरी मौत आ गई है, मुझे अब ये दुख संकट नहीं उठाने पड़ेंगे, श्रम घर्षण नहीं करना पड़ेगा और बिना संघर्ष के ही मैं जीवन को समाप्त कर दूंगा। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है?
वैधव्य यानी कि जब किसी का पति मर जाता है तब वो श्यामा यानी कि उनकी पत्नी विधवा हो जाएगी। ये वो हकीकत में सोचकर बहुत चिंतित हो गए और श्यामा की चिंता करने लगे। आज के इस पहले पार्ट में लेखक ने जो अपनी श्यामा यानी कि अपनी पत्नी अपनी बीमारी को किस तरह संभाला और दवाई लेने जाने पर जब डॉक्टर ने बता दिया कि क्षय हुआ है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, ये हमने देखा। अब दूसरे पार्ट में आगे की कहानी को हम देखेंगे।